प्रतीक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, अगर राजनीति को लेकर आपके पास कुछ और अध्ययन हो कि उस पर किस तरह का इंपैक्ट हो सकता है? देखिए, राजनीतिक उथल पुथल तो तय है। उसकी वजह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं था, लेकिन सूर्य को भी ग्रसित किया गया था। सूर्य सत्ता के कारक है। चंद्रमा डे टू डे एक्टिविटी चाहे कहीं की भी हो, वो चंद्रमा से निर्धारित होती है। और निश्चित तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं, डॉक्टर, सेना, पॉलिटिकल लीडर्स, स्पोर्ट्समैन, इन सबके चंद्रमंगल स्ट्रांग होते हैं। तो चंद्रमा प्रभावित है तो राजनीतिक उथल पुथल होगी। दूसरी बात, राहु नीति कारक ग्रह हैं, नीति रचते हैं, षड्यंत्र भी रचते हैं, वो ग्रसित कर रहे हैं चंद्रमा को, तो राजनीतिक उथल पुथल होगी। सबसे पहले बात अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को अगर समझा जाए, छठे भाव पे ये ग्रहण पड़ रहा है और परसों 2 दिन बाद ही राहु उनके पंचम में चले जाएंगे, तो अचानक लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? नाम शोहरत वापस बढ़ने लगेगी अगर किसी को लगता है घट रही है। छठे भाव में ग्रहण होने की वजह से रोग, शत्रु, परेशानी और कर्ज पराजित होंगे उनसे। अब आ जाते हैं 5 राज्यों के चुनाव पे। मैंने यहां पे शिवराज सिंह की कुंडली देखी, कमलनाथ की कुंडली भी देखी। निश्चित तौर पर इस ग्रहणवश मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी अच्छी दशा काल में नहीं है और हो सकता है उन्हें सत्ता का साथ ना मिले इस चुनाव के बाद। ये चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं ग्रहण लगा सकता है उनकी यात्रा पर, राजनीतिक यात्रा पर। तो उनको जरूर महाकाल के मंदिर जाकर लगातार 3 से 5 पूर्णिमा मत्था टेकना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। कमलनाथ वहां एक अच्छे कंटेंडर के रूप में वापस आएंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर अभी इसी चैनल बैठ के दोपहर में हम 4-5 बजे के आसपास बात कर रहे थे। कर्क लग्न की कुंडली है, पंचमेश मंगल दशम में बैठा है, अपनी ही राशि में बहुत बड़ा राजयोग हो गया ज्योतिष शास्त्र का। इनको सिर्फ इन्हीं के जैसा व्यक्ति हरा सकते हैं, इसीलिए शायद क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी धर्म, ज्योतिष सब पर यकीन करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में खुद फेस बने हुए हैं। इनको वृश्चिक लग्न का व्यक्ति तो हरा सकते हैं, लेकिन इनको बाकी बीजेपी नेता को हराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में रिजल्ट नहीं दूंगा, ये कहूंगा कांटे की टक्कर है। लेकिन सुखद समाचार आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, पूर्ण बहुमत आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, देखने लायक आ रहा है। अशोक गहलोत राजनीतिक पृष्ठभूमि में कांग्रेस में सर्वोच्च कुंडली वाले हैं मेरी नजर में। दशम में सूर्य बैठा है उनके, बहुत अच्छी कुंडली मैं मानता हूं उनकी। और आप भी जानते हैं कि कितने टर्बुलेंस उन्होंने देखे और 80 साल अराउंड पहुंच रहे हैं, 70 to 80 के बीच में कहीं। अभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति है और सरकार चला रहे हैं। सचिन पायलट को हर बार रोक ले रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा उन्हें रोकेगी और मजबूत तरीके से रोकेगी। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भाजपा आने जा रही है। मोदी आने जा रहे हैं 2024 में, क्योंकि उनकी अगर कमोबेश स्थिति देखी जाए इन ग्रहण की वजह से, क्योंकि 2024 में ग्रहण पड़ रहा है 8 अप्रैल को, उसके पहले 1 मार्च में ग्रहण है, लेकिन वो भारत में दृश्य नहीं है, तो वो ग्रहण मतलब नहीं रह गया हमारे लिए बहुत। उस दौरान वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो मोदी जी के लिए ये जो ग्रहण आखिरी पड़ा 2023 में, ये शुभ है, बेहतर है। उनको, उनकी सत्ता को, उनकी प्रसिद्धि को 4 चांद लगाएगा, आगे बढ़ाएगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ डिटेरियोरेशन हो सकता है अगले 14 दिन, उसके बाद वापस चीजें ठीक हो जाएंगी। तो राजनीतिक लिहाज से छत्तीसगढ़ फंसता दोनों पार्टियों के बीच, मध्य प्रदेश जाता हुआ भाजपा से, राजस्थान प्रचंड बहुमत से आता हुआ दिखता है। बिल्कुल, आपने अशोक गहलोत का नाम लिया। अशोक गहलोत बार बार एक बयान दे रहे हैं इस चुनाव के दौरान इंटरव्यू में कि मैं तो कुर्सी छोड़ देना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी है जो मुझे नहीं छोड़ रही है। तो इसके पीछे भी कई बार योग हो जाते हैं और उन योग के आधार पर ही आपको जहां पर जितने दिन रहना है, वो कहते हैं कि ये विधि का विधान है, लिखा रहता है। क्या आपको चंद्रमा को ग्रहण लगा है? चंद्रमा चौथे भाव का कारक होता है, चौथा भाव जनता का भी होता है। बिल्कुल, तो जनता ही दिक्कत देने वाली है मिस्टर गहलोत को। चंद्रमा मोह है। राजस्थान में बीजेपी आनी भी चाहिए। राजस्थान की आप हालत देखो, मैं अभी ट्रैवल कर रही थी, मैंने राजस्थान की हालत देखी है। सड़कों की इतनी बुरी हालत है, जयपुर की जो उसकी कैपिटल है पिंक सिटी, उसकी इतनी बुरी हालत है। तो मुझे लगता है बीजेपी अगर आ गई तो जैसे हमारा दिल्ली, एनसीआर, नोएडा जो उत्तर प्रदेश है बहुत अच्छा हो गया, तो उस तरह से उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है राजस्थान की। तो इसीलिए बीजेपी आनी भी चाहिए। वैसे आप बता रहे थे पंडित जी चंद्रमा जी, देखिए चंद्रमा जो है मन है और मन के अंदर ही मोह होता है। राम, आप भली बात जानते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई
कुर्सी को मैं छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। तो देखिए यहां एक मोह जुड़ा हुआ है, लेकिन स्थिति जो है ग्रहों के आधार पे होती है। कहीं भी व्यक्ति के कुछ चाहने से कुछ नहीं होता, जो ग्रहों की दशा है, अंतरदशा है, और फिर आपका जो प्रारब्ध है वही आपको भोगना है। कहीं ना कहीं ये जो ग्रह स्थिति होती है, जो इसका गोचर होता है, ये आपको फल या प्रतिफल इसका भोगना पड़ता है। कभी ग्रह उच्च हो गया तो आपको अच्छा प्रभाव दे दिया, पापी ग्रह त्रिषडाय तीसरे छठे 11वें में आ गया तो अच्छा प्रभाव दे दिया। जैसे कि प्रतीक भाई ने कहा कि मोदी जी की कुंडली के छठे भाव के अंदर एक ग्रहण है, तो भाई छठा भाव तो रोग ऋण शत्रु का होता है। जब जिस छठे भाव के अंदर ग्रहण लगे तो तमाम रोग ऋण शत्रु आपके जो है शांत हो जाते हैं, विरोधी परास्त हो जाते हैं। रहा प्रश्न भाई कुंडली के पंचम भाव के अंदर आ जाएंगे राहु, अब वहां है मीन राशि, और मीन राशि के अंदर लगभग 1.5 साल तक प्रतीक भाई, जहां तक मुझे लगता है कि 18 महीने तक राहु का गोचर रहेगा, तो ऐसी स्थिति उनको और ज्यादा मजबूत बनाएगी। स्थिति यहां यह हो जाएगी कि कुर्सी, वो क्या कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ना चाहेगी। तो स्थिति मतलब यहां राम, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मजबूत स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही ग्रहों के आधार पर। बिल्कुल। और एक मेरा ये सवाल था वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या असर इस ग्रहण का हो सकता है करिश्मा जी? देखिए इस समय पे एक बार आप प्रश्न रिपीट कीजिए। अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो फाइनेंशियल अभी लक्ष्य हैं देश के कि हमको अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, आगे भविष्य में अगर अच्छा करेंगे तो हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उस दिशा में क्या कोई असर इस ग्रहण का हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जैसे कि अभी ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा कि 40 दिनों तक रहेगा, बहुत ज्यादा इसका प्रभाव हम नहीं देखेंगे। मगर हाँ, जैसे कि अभी सचिन जी बता रहे थे कि 8 अप्रैल को ग्रहण है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। और अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी की भी कुंडली देखते हैं तो उसके अनुसार भी हम जो है आने वाले समय में आगे अर्थव्यवस्था में आगे ही बढ़ेंगे, गिरावट नहीं आएगी इसमें, क्योंकि इसका जो ये ग्रहण भी जो है ये आंशिक रूप से है, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है भारत पे नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर जहां पे ये पूर्ण रूप से दिख रहा है वहां उन जगहों पे ज्यादा देखने को मिल सकता है। भारत के लिए ये ग्रहण मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगी कि एकदम नुकसानदायक है या बहुत ज्यादा परेशानियां देगा, या हम लोगों को जो भारतवासी हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन करिश्मा जी, जो वित्त का और फाइनेंस का जो कारक है वह है देवगुरु बृहस्पति। वर्तमान समय में मेष राशि के अंदर वो चल रहे हैं वक्री अवस्था में, 31 दिसंबर 2023 को हो जाएंगे मार्गी। तो भाई टेंशन मत लीजिए। अर्थव्यवस्था और वित्त की बात करें तो आने वाले वर्ष के अंदर देश की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, उसमें कोई टेंशन या किंतु परंतु संशय, कोई डाउट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति सामंजस्य स्थापित करते हैं, चीजों का विस्तार करते हैं। अगर कोई ऐसी बात है उसका ढकाव भी कर देते हैं, उसे हाइड भी कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की खासियत है, कहा जाता है जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव से संबंधित ज्यादा शुभ फल नहीं मिलता, लेकिन उनकी जो दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की वो अमृतमयी मानी गई है। तो जहां जहां इस देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान समय में तो वो मेष राशि में, अब वो जैसे ही वक्रत्व को छोड़कर मार्गी होंगे तो पंचम सप्तम नवम सारी अर्थव्यवस्था को देखेंगे। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मित्रों? तो ऐसे में मुझे लगता है कि 31 दिसंबर तक थोड़ा सा मुश्किलों का सामना, लेकिन ज्यादा टेंशन की आवश्यकता मुझे लगता है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बाद बिल्कुल नहीं होगी। मुझे तो ये भी लगता है जैसे अभी जो आने वाला साल है 2024 का, ये भी एक अगर हम टोटल देखते हैं तो 8 नंबर का साल है, और ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होने वाला है। और साथ साथ क्योंकि उनका जो मूलांक है वो भी 8 है, और उनका पंचमेश भी बृहस्पति है, वृश्चिक उनका राशि है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। जैसे कि अभी G20 हमारा हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमारा देश इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, ये हम बहुत गर्व से कह सकते हैं आज की डेट में। कर्म क्षेत्र में है। आने वाले साल में भी कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होंगी, बहुत ज्यादा परिस्थितियां पहले से अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल। प्रतीक जी आप क्या ऐड कर रहे थे? उनका शनि कहीं ना कहीं दशम भाव में, दशम भाव कर्म का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है। आदमी कितना काम, व्यक्ति कितना काम करके जाएगा इस संसार में, उसे दर्शाता है। और शनि कहते हैं आखिरी दम तक मेहनत करते हो, और मेहनत के प्लानट है, हर चीज को मेहनत से हासिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं उनका जीवन ही अपने आप में मेहनत की एक मिसाल है कि कहां से शुरू किया, घर घर जाके संघ का प्रचार किया, संगठन मंत्री के तौर पे हरियाणा से लेके कश्मीर तक झंडा फहराया,
फिर मुख्यमंत्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर अपने को स्थापित किया, वो भी 12 घंटे की मेहनत थी। और अभी एक आरटीआई में ये साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है कि बिना छुट्टी के प्रधानमंत्री जी हमारे इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो ये मेहनत है, ये सिर्फ शनि दे सकता है। दशम भाव में शनि जब बैठ जाता है तो काम के प्रति पैशन दे देता है, काम के प्रति वो इच्छा शक्ति, वो दृढ़ शक्ति देता है कि आदमी 18-18 घंटे काम करता है। मुझे याद है, क्योंकि मैं चैनलों में जब पहले भी आता था, जो मोदी सरकार से, जब मोदी सरकार 2014 में बनी, लोग कहते हैं 8 बजे, 7 बजे, 6-5 बजे पीएमओ बंद होता था। आज कहते हैं 10 बजे तक पीएमओ में अधिकारी रहते हैं। तो आप समझिए, खुद तो मेहनत कर रहे हैं, सबको अपने साथ करवा रहे हैं, इसीलिए देश आगे जा रहा है। और नारायण मूर्ति ने अभी कहा है, आपने सुना होगा राम जी, आप हमेशा ज्ञान की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, 70 घंटे काम करना चाहिए इस भारत में युवाओं को। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्लेवरी सिस्टम हम ला रहे हैं, ये नहीं है कि 7 दिन आइए। मतलब ज्यादा जब आप काम करेंगे तब ही आप ज्यादा अचीव कर पाएंगे, जब आप काम करेंगे तब ही आप ज्यादा अचीव कर पाएंगे। तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी 73 साल की उम्र में 70 घंटे काम कर रहे हैं। तो अपने आप में ये शनि देता है, और यही कर्मेश शनि इनको सर्वश्रेष्ठ बना रहा है। और ये तो मानना पड़ेगा कि उनकी वाकपटुता तो है ही, लेकिन उनकी काम भी दिखता है। अभी हमारे कुछ मित्र साउथ से, बेंगलोर से दिल्ली आए, और दिल्ली से वंदे भारत से काशी विश्वनाथ दर्शन में गए। उनके शब्द बता रहा हूं, कहते पहले मथुरा आते थे, परेशान हो जाते थे जाने में। कहते क्या कमाल की ट्रेन चलाई है वंदे भारत, एकदम फ्लाइट का फील आ रहा है। इसके बाद जब काशी पहुंचे, कहते हैं यकीन ही नहीं था, क्या कॉरिडोर बना दिया गया है। तो काम तो हुआ है, लोग बेंगलोर से दिल्ली कार चला के आने लगे हैं। प्रतीक तो जी, समस्याएं हल हुई हैं। ये भी तो हम पॉसिबल इसी सरकार के अंडर कर पाए हैं कि हम जो है 7 हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। जो 100 घंटे में इन्होंने फ्लाईओवर बनाया, जो 100 मेरे ख्याल से 105 घंटे में फ्लाईओवर बनाया। मैंने तो कभी नहीं सुना कि 100 घंटे में जो है फ्लाईओवर बन गया हो। हर घंटे इतने किलोमीटर सड़क बन रही है, सड़कें महीनों बन में नहीं रही बनती है। थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महीनों में बनती थी। 2005 से 2013 तक महीनों में नहीं बन पाती थी उतने किलोमीटर। हाँ, तो ये जो हर चीज जो है आसान हो पा रही है। धार्मिक जो हमारे जो कहीं ना कहीं हम यात्राएं करते थे, बहुत कठिनाइयों से करते थे, बहुत सरल कर दी है ये एयरपोर्ट यात्राएं। देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी शुरू हुआ था और कह रहे हैं कि हम फ्लाइट उड़ा देंगे अगले साल। बिल्कुल सही मतलब बात। आसान है ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति है। और यही वो अधिकारी हैं, यही वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कांग्रेस सरकार में थे, आज इनकी सरकार में है, लेकिन वही एयरपोर्ट रातों रात बन जा रहा है, वही रोड रातों रात बन जा रहा है। शनि का कमाल है, शनि का कमाल है। हमारे बुजुर्ग सोचते थे कि हम कैसे यात्रा करें, कैसे हम दर्शन करके आए, मगर उनके लिए इतना सरल कर दिया कि आप जब जाके आराम से दर्शन कर सकते हो। एक समय था तो कोई, ये भारत इनके ही अंडर कर पाया। एक समय था कोई रोड से जाना नहीं चाहता था, सब बिल्कुल सही ट्रेन बात। और प्लेन। आज हर आदमी, राम जी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको भी पता है, पहले हम मथुरा भी ट्रेन से जाते थे, आज हम यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हैं। हम आगरा भी ट्रेन से जाते थे, आज हम यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हैं। आप इधर का मुंबई एक्सप्रेसवे ले लीजिए, इसमें भी काफी दूरी तक, उदयपुर हो या कहीं पर भी, हर जगह आदमी क्यों जा रहा है रोड से? कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति दिख रही है अब। और भारत ने, आप इकोनॉमिकल प्रश्न पूछ रहे थे, जबकि सारे लोग ये भी कहते रहते हैं कि टोल की कीमत थोड़ा ज्यादा है, वो ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अगर प्रयास कर रहे हैं तो काफी ठीक है।